आगे हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यूनिट 6 जो तुम्हारे पास है वो ऑप्टिक्स है। तो ये यूनिट भी काफ़ी बड़ा यूनिट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था ना उसी तरह से ये भी एक मतलब काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो इसमें बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, इसमें हमने लाइट के बारे में पढ़ना है। तो पहले ही तो मैं यहाँ पर लिख रखा है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में से जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो किस तरह से बिहेव करती है, उसी के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स में जो हम पूरे के पूरे इस यूनिट में पढ़ेंगे उसमें हमने दो टाइप के टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको रे ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। दूसरे को हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो ये दोनों हमने चैप्टर्स इस यूनिट में देखने हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हमने देखना है कि जब लाइट जो प्रोसेस फॉलो करती है जैसे रिफ्लेक्शन का, जब लाइट मतलब किसी मीडियम से ट्रेवल करती है तो वो किन लॉज को फॉलो करती है। तो जैसे बेसिकली ये जो फिनोमिना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, ये लाइट तब फॉलो करती है जब उसकी वेवलेंथ जो होती है ना वो बहुत स्मॉल होती है उस शैकल के कंपैरिजन में जिसको वो इनकाउंटर करे। ओके, यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज स्मॉल कंपेयर टू द शैकल इट इनकाउंटर। ओके, तो जैसे मतलब कि सपोज के हमारे पास एक मिरर है, उस मिरर पे लाइट एंटर हो रही है किसी बल्ब से। हमने जैसे किसी रूम में बल्ब जगा दिया तो बल्ब से लाइट क्या करेगी, मिरर पे एंटर होएगी, तो उसके बाद वो उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप का जो प्रोसेस है इसको हमने इसके अंदर स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। मतलब इस केस में होएगा क्या कि जो लाइट की जो वेवलेंथ है ना वो उस मिरर के जो बीच का सेपरेशन होएगा, जो मिरर का मतलब जो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन है उससे उसकी वेवलेंथ लाइट की बहुत स्मॉल होएगी। तो हेयर इट इज रिटन के इन दिस केस लाइट शो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस टाइप के फिनोमिना जो होते हैं उनको हम इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। दूसरे केस में जो वेव ऑप्टिक्स होता है उसमें होता है कि लाइट ये जो वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिना तब शो करती है जब उसकी वेवलेंथ ना कंपेरेबल हो जाए उस ऑब्स्टैकल के जिसको वो एनकाउंटर कर रही है। तो इस केस के अंदर जो लाइट फिनोमिना शो करती है वो ये फिनोमिना होते हैं इंटरफेरेंस का या डाइफ्रैक्शन का। तो इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो तभी हम देखेंगे इनको कि ये क्या होता है इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। तो अभी फिलहाल जो हमने पढ़ना है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स देखना है। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको रे ऑप्टिक्स भी कह देते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो एक का नाम होता है रिफ्लेक्शन और दूसरे का नाम है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है ये तुम टेंथ में भी देखते आते ही हो, टेंथ में भी तुम्हें ये चैप्टर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये हो गया कि दिस इज द फिनोमिना ऑफ टर्निंग बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट एट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट क्या करती है कि किसी मीडियम से ट्रेवल हो रही होती है और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वापस उसी मीडियम में चले जाती है। जैसे यहाँ पे देखो दिखा रखा है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट इस पे एंटर हो रही है और जहां से ऊपर से एंटर हुई इसके ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वापस इसी मीडियम में वापस चलेगी, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस चलेगी। तो ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना का हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का उसी मीडियम में वापस चले जाना किसी ऑब्स्टैकल से एंटर होने के बाद, तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको जब देखते हैं तो इसी तरह से देखते हैं इसी फिनोमिना के कारण। मान लो जैसे तुम खड़े हो किसी रूम में जिसमें तुमने कुछ लाइट जगा रखी है, कोई भी बल्ब या ट्यूब जगा रखी है, तो ट्यूब से लाइट क्या करेगी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फॉल करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो हमारी आइस में एंटर हो जाती है। तो जब एंटर होएगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का दिखना है ये ड्यू टू द रिफ्लेक्शन है। ओके, तो आगे हम ये देखेंगे कि हमने जो रिफ्लेक्शन देखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट से देखना है। एक होता है प्लेन मिरर
और एक होता है कर्व्ड मिरर। ओके, तो कर्व्ड मिरर को स्फेरिकल मिरर भी लिख देते हैं, इसको नीचे लिखा हुआ है स्फेरिकल मिरर भी बोल देते हैं। तो दो टाइप के हमने ऑब्जेक्ट्स में से रिफ्लेक्शन को पढ़ना है। तो एक लॉ होता है रिफ्लेक्शन के, जो लॉ होंगे ये तो तुमने पढ़ा है कि ये लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या हो जाता है, इक्वल होता है। ये पहला लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगला लॉ होता है वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये तीनों जो रे होती है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, वो एक ही प्लेन में लाई करती है। इंसिडेंट रे मतलब वो रे जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड मतलब जो रिफ्लेक्ट होगी, और नॉर्मल क्या होता है, वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसको नॉर्मल कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर तुम्हें दिखा रखा है, ये मिरर है, इसको पीछे से पॉलिश कर रखा है, तो इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, मतलब लाइट रे इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, उसको इंसिडेंट बोल देंगे। तो फॉल करने के बाद जिस पॉइंट पर वो फॉल कर रही है उस पॉइंट पर अगर हम इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन बनाएं तो उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। उस रे को हम नॉर्मल रे बोल देंगे, जो क्या होगी मिरर के परपेंडिकुलर। एंड लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो होएगा क्या कि ये जो तीनों की तीनों रेज हैं, जो इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्टेड होगी और ये नॉर्मल है, वो सारी की सारी सेम प्लेन में है। तो जैसे इस केस के अंदर ये कॉपी के प्लेन में ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग प्लेन में होंगी, एक ही प्लेन में तीनों की तीनों लाइंस लाई करेंगी। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास। एंड एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, ये पहला लॉ था रिफ्लेक्शन का। तो दो लॉ हो गए कि एंगल इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा एंड सारी की सारी रे सेम प्लेन में लाई करेंगी। तो इसके बाद जो रिफ्लेक्शन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेन मिरर से कैसे होएगा। तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं कि हम कैसे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन करेंगे। वो यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पे शो हो रखा है, ये मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, हमने इसकी इमेज बनानी है। तो अब इसकी इमेज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो इमेज जब बनानी होती है तो तुम्हें सिर्फ दो रेस की जरूरत है, कोई कम से कम दो रेस चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर देखो शो हो रखा है कि एक लाइट रे देखो यहाँ से नीचे आ रही है, इंसिडेंट हुई, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, तो हमें वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो पीछे से यहाँ से आ रही है, तभी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया पीछे। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ना, इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि हमें लगेगा कि वो पीछे से आ रही है कहीं से। ऐसा ही लगता है, जो प्लेन मिरर होता है तुम अपने घरों पे भी यूज़ करते हो, तो उसमें हमें जो इमेज है वो मिरर के पीछे दिखाई बनती देती है। तो इसलिए हमें लगता है कि रे पीछे से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस रे को पीछे से प्रोजेक्ट कर देंगे पिछली तरफ। इसी तरह एक लाइट रे हम सीधी लेंगे, तो जो सीधी लेंगे वो बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाएगी, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ था तो लाइट किसी एंगल पर बाहर निकल गई। अब इस केस में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो लाइट भी जीरो एंगल पर ही बाहर निकल जाएगी। तो सेम एंगल पर वो मतलब सेम क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें लगेगा लेकिन पीछे से यहाँ से आ रही है, तो हम इसको पीछे से प्रोजेक्ट कर देंगे। अब ये जो पहले हमने मानी थी लाइट रे पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ, और अब जो मान रहे हैं, ये दोनों रे यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो ये जो पॉइंट है जहां पर अभी कर्सर है, यहाँ पर राइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर लाइट रे दोनों के दोनों रेस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट। तो इस वजह से इस पॉइंट पर इमेज बन जाएगी, तो हमने यहाँ पर एक इमेज बना ली है। तो अब हमने थोड़ा सा इसको यही प्रूव किया हुआ है कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी मिरर के पीछे। तो तुम घरों में भी देखते ही हो कि डिस्टेंस जितने पर तुम मिरर से खड़े हो तो तुम्हें महसूस हुआ होगा कि इमेज भी उतने डिस्टेंस पर ही बनती है। तो इसको प्रूव करने का बड़ा एक सिंपल सा मेथड है, तुम ज्योमेट्री में यूज करते हो, तुमने 9th एंड 10th क्लास में पढ़ा होता है कि हम दो ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो हम यहीं पर क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ना, एक ये वाली ट्रायंगल जहां पर मैं कर्सर बना रहा हूँ, ओके, दिस ट्रायंगल इज ए, ये पॉइंट आई थिंक कुछ लिख रखा है, ये क्लियरली दिख नहीं रहा, तुम्हें कॉपी में दिखाई दे जाएगा अपनी में, और ये पॉइंट कोई आई थिंक सी है।
तो ये वाली जो ट्रायंगल है एंड ये वाली जो ट्रायंगल है, इसको हम क्या कर देंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो बड़ा इजी है। देखो ये वाला एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो ये एंगल दोनों सेम होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होने वाला है, ये जो यहाँ पर है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल आई हो गया। अब ये एंगल अगर आई था तो हमें पता है ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो फिर ये ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज 90 माइनस आई। इसी तरह से टोटल एंगल 90 है, ये आई है तो ये 90 माइनस आई हो गया। फिर ये वाला जो एंगल है, ये वाली जो रे है मिरर के साथ बना रही है, ये एंगल भी 90 है, मतलब सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो 90 बिहाइंड द मिरर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये 90 माइनस एंगल आई, ये वाला जो एंगल है, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एंड इस ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल्स में हम बात करने हैं, ये वाला जो एंगल है एंड ये एंगल है, ये दोनों इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है एंड ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री, इस एंगल 90 के इक्वल है, तो वो क्राइटेरिया लग जाएगा एंगल साइड एंगल वाला। तो इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी अगर, तो उनकी जो साइड्स है कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है जितना ये वाला डिस्टेंस है उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है मिरर से, इमेज भी उतनी दूरी पर ही बनेगी। तो ये नीचे थोड़ा सा उसने यही करके दिखाया हुआ है, तो तुम देख सकते हो इसको अपनी तरफ से। वैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या लिखा हुआ है नीचे। उसके बाद जो स्फेरिकल मिरर है, हम उनमें हमने देखना है, उन्हीं को हमने पढ़ना है। प्लेन मिरर तो जस्ट वैसे ही तुम्हें समझाने के लिए कि इमेज कैसे बनती है किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, तो इसीलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया था। बस ख्याल में ये बात जरूर रखनी है कि जहां पर दो लाइट रे इंटरसेक्ट कर जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां आफ्टर रिफ्रैक्शन जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वहीं पर इमेज बननी है जहां पर दो लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी। बस यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जो इसमें समझने वाली थी। बाकी ये पूछेगा नहीं कोई भी, जो हमने यहाँ पर इसको किया हुआ है। आगे हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर में क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर देखो, हमारे पास कोई स्फीयर है सपोज, जैसे यहाँ पर हमने ड्रॉ कर रखा है, ये स्फीयर है अपने पास, इसको हमने बाहर से पॉलिश कर दिया है। ये डॉटेड जो लाइन्स है ये शो रखी है कि पॉलिश कर दिया हमने बाहर से। तो हम जानते हैं स्फीयर का कुछ सेंटर भी होगा, तो ये इसका सेंटर हो गया, और इसका कुछ रेडियस भी होगा, तो वो रेडियस हमने आर बना लिया। अब ये पॉलिश वाला जो पार्ट है ना, इतने पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो वो जो कट करके हमने लेफ्ट साइड पे बनाया हुआ है, इधर दिखा रखा है। अब होएगा क्या, जो स्फीयर का सेंटर था वो इस जो मिरर बना हुआ है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। जो इस स्फीयर का रेडियस था वो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। एंड ये जो पॉइंट होता है जिसको इसने पोल नाम दिया हुआ है, ये इस पूरे के पूरे मिरर का तुम ये समझ लो कि बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है। इसको अपर्चर बोलते हैं। ये जो इतना हिस्सा होता है जो पॉलिश्ड हिस्सा है मिरर का, इसको अपर्चर कह देते हैं। इसका बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पोल। एंड जो वाली रे पोल से एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये लिख रखा है, ये डॉटेड लाइन क्या बना रखी है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके अंदर, है ना, जो तुमने ख्याल में रखने हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया एंड प्रिंसिपल एक्सिस। बस ये चार बातें हैं मेनली। उसके बाद सेम प्रोसेस इसके ऊपर भी होता है। अगर हम मान लो किसी मिरर को मतलब स्फीयर के अंदर वाले पार्ट को पॉलिश करके बनाए तो वो इस तरह से बनेगा जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। जो पीछे वाला था उसके केस के अंदर हमने बाहर वाले को पॉलिश किया था। यहाँ पर तुम देख सकते हो स्फीयर के बाहर वाले पार्ट को पॉलिश करके हमने मिरर बनाया था। इस टाइप के मिरर को कनकेव मिरर बोलते हैं, ये लिख भी रखा है नीचे। एंड ये वाला जो मिरर होता है जिसमें अंदर वाले पार्ट को पॉलिश करते हैं स्फीयर के, उसको हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। बाकी सारी की सारी टर्म सेम है। इसका सेंटर जो होगा पॉलिश साइड की तरफ होगा, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया। ओके, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, ऐसे पोल भी हो जाएगा एंड प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सारा कुछ सारी की सारी टर्म वैसी हैं जैसी कनकेव मिरर के अंदर थी। ओके, बस थोड़ी सी डायरेक्शन अलग है
कि कनकेव मिरर में जो हिस्सा रिफ्लेक्टेड होता है ना, ये वाला हिस्सा जो है अंदर वाला, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, बाहर वाला का तो पॉलिश है। तो कनकेव मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वो रिफ्लेक्टेड पार्ट की तरफ होते हैं, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस कर्वेचर है, इनकी जो दिशा होती है वो पॉलिश्ड एरिया की तरफ होती है। तो हल्का सा इसको भी थोड़ा सा तुम दिमाग में रख सकते हो। तो ये आ जाएगा अपने पास। आगे हमने देखना है रूल्स फॉर रे डायग्राम, कि जब रे डायग्राम बनाएंगे तो उनके लिए क्या रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो पहला रूल क्या होता है? पहला रूल ये होता है कि अगर हमारे पास कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएगी। ये दिस इज द फर्स्ट लॉ, ये पहला रूल कह सकते हैं हम इसको, कि अगर हमने रे डायग्राम बनानी है ओके, तो उसके केस में जो रूल पहला है वो यही रूल है ओके, कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी, जहां फिर ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से पास हो रही है। जैसे कनकेव मिरर के केस में तो एक्चुअली में फोकस से पास होएगी, लेकिन कन्वेक्स के केस में क्या होएगा कि रे आई रिफ्लेक्शन के बाद वो तो इस डायरेक्शन में चलेगी जैसे यह दिखा रखा है फिगर में, लेकिन हमें लगेगा कि वो जैसे यहां से आ रही है, तो जिस पॉइंट से आ रही है दैट पॉइंट विल बी द फोकस। तो इसके केस में हम लिखेंगे कि दैट रे विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, कन्वेक्स के केस में, क्योंकि इसका फोकस एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वो पॉली साइड की तरफ होता है ना, तो फिर इसके केस में हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वो फोकस से पास हो रही है। तो यहां पर अब अगर हम देखें तो ये लिख रखा है क्लियरली कि द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस और अपीयर टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, जहां तो वो फोकस से पास होएगी, जहां ऐसे लगेगा जैसे फोकस से पास हो रही है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से, जहां ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही है। अगला वाला जो लॉ होता है वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है पहले का, कि अगर कोई रे अब फोकस से पास हो रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, जहां हमें ऐसे लगेगा कि वो अगर फोकस पे अपीयर हो रही है, मतलब इंसिडेंट हो रही है कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये लिख रखा है यहाँ पर कि रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर पैरेलल वर्ड लिखना भूल गया है वो, जिसकी ये कॉपी है, तो ये तुम ऐड कर सकते हो कि जो हमारा मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, उसके केस में तो वो एक्चुअली में फोकस से पास होएगी और देन आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लेकिन जो मिरर हमारा होता है कन्वेक्स मिरर, उसमें हमें ऐसे लगेगा कि जैसे वो फोकस पे इंसिडेंट हो रही हो, इट विल अपीयर एज वो फोकस पे इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि जो रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट्स पाथ। ओके, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो अपने पाथ पे वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगी। ओके, तो कनकेव मिरर के केस में तो एक्चुअली में ऐसा करेगी, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में वो क्या करेगी अपीयर टू, जैसे लगेगा कि हमें वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर अपीयर हो रही है तो वो उसी पाथ को फिर क्या कर जाएगी रिट्रेस कर जाएगी, उसी पाथ पे वापस चले जाएगी। तो ये आ जाएगा, ये रूल्स थोड़ा दिमाग में रखने हैं, पहले तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रूल जो है ये तो कॉमन सी बात है कि अगर रे पोल पे इंसिडेंट हुई तो जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने एंगल पर ही बाहर निकल जाएगी। तो ये कन्वेक्स के केस में एंड कनकेव के केस में दोनों में उसने बना के दिखाया हुआ है, तो वो तो हमें पता ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो जो पहले तीन रूल है इनको थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। फोर्थ वन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए ये सारे के सारे लॉ इम्पॉर्टेंट हैं। तो आगे हम देखेंगे कि रे डायग्राम बनाते कैसे हैं।
तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि अगर कोई इमेज बनानी है तुमने, तो तुम्हें कम से कम दो रेज चाहिए। उससे ज़्यादा लोगे तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट दो तो होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो एक रे इसने बिल्कुल सीधी ली है। कनकेव मिरर के में बात करेंगे, कन्वेक्स में तुम खुद से देख लेना। इसी के अंदर हम देखते हैं पहले कि अगर रे एक हम सीधी लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। तो ये बना रखी है जो रे इसने फोकस से पास कर रखे। अगली रे हम क्या ले रहे हैं, दूसरी रे हम ये ले सकते हैं कि जो रे फोकस से पास होएगी, ये फोकस पॉइंट है, जो रे थोड़ा सा इसको पीछे बनाना चाहिए था, इसने रे एक्चुअली पास नहीं की यहाँ से। तो जो रे फोकस से पास होएगी वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ये दोनों जहां पर मीट करेंगी, ये वाली जो आ रही थी जो फोकस से पास हो रही थी एंड जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अब ये दोनों यहाँ मीट करेंगी, वही इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज बन गई है। अब अगली जो तुम रे लोगे कोई भी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से पास होएगी। जैसे इसने ये वाली रे ली है जो पोल से पास होएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, फिर से इसी पॉइंट से पास हो जाएगी। तो मतलब ये है कि तुमने कोई भी दो रेज लेनी है, तो यहाँ पर हमने चार रूल पढ़े हैं, तो चार रूल में से कोई भी तुम दो रूल से रे डायग्राम बना सकते हो। तो ज़्यादा हम पहले तीनों को ही यूज़ करते हैं, ओके, मेनली फर्स्ट टू ही। तो उनसे हम कोई भी रे डायग्राम बना लेते हैं, ओके। तो जितनी कम हम रे दिखाएंगे उतना ही फिगर ज़्यादा साफ दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर तो ज़्यादा खराब दिख रहा है क्योंकि इसने रे चार बना ली हैं, तीन चार रे बना ली हैं उसने। तो इसलिए कोशिश करनी है कि पहली दोनों रेस को यूज़ करके ही हम रे डायग्राम को कंप्लीट करें। रे डायग्राम बनाने का मतलब है कि तुमने रेस को शो करना है, मतलब इमेज कैसे बनाएंगे ये चीज़ हमने फिगर में दिखाना होता है, इसी को हम रे डायग्राम बोलते हैं। आगे हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं, मतलब कुछ हमने कन्वेंशन बना रखी है कि हमने किस तरह से डिस्टेंसेस को मेजर करना है, ओके। तो उसके रिगार्डिंग ये कन्वेंशन है। तो पहली कन्वेंशन यही है कि सारे के सारे डिस्टेंस हमने क्या करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। जो पोल होता है ना मिरर का, सारे के सारे डिस्टेंस वहीं से मेजर होंगे। अगला पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस हम प्रिंसिपल रे के अलोंग मेजर करेंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, जो ऑपोजिट मेजर करेंगे उनको नेगेटिव, ओके। तो मतलब ये है कि जैसे जिस डायरेक्शन में, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके देखते हैं, जो हमारे पास ये फिगर है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर है ये इस तरह से तुम्हारे पास कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसके अलोंग जो डिस्टेंस मेजर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, एंड इसके ऑपोजिट जो मेजर होने हैं वो नेगेटिव। मतलब तुमने सीधा सा थोड़ा सा हिसाब रखना है कि जो, अगर हम सिंपल समझें कि जो वाले डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेने हैं, जो एक्स एक्सिस के ऑपोजिट मेजर करेंगे वो नेगेटिव। अगर हम सिंपल सा हिसाब लगाएं, ओके। तो वैसे करेक्ट यही मीनिंग होता है जो हमने दूसरे पॉइंट में लिख रखा है। जैसे मतलब देखो, ये प्रिंसिपल रे का मतलब है जो लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर अब मैं कोई डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस तो पोल से ही मेजर करने हैं, लेकिन अगर कोई डिस्टेंस पोल से मैं लेफ्ट साइड को मेजर करूंगा तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि जो लाइट रे थी वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही थी, मतलब उसकी डायरेक्शन राइट थी, लेकिन मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ लेफ्ट साइड के अलोंग, इस वजह से वो डिस्टेंस फिर नेगेटिव कंसीडर होएगा। अगर उसको मैं राइट साइड के अलोंग ही मेजर करें अगर हम, तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर हो जाएगा। अगला पॉइंट भी सीधा ही है कि जो वाला जो डिस्टेंस है हमने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करने हैं उन्हें लेना है पॉजिटिव, और जो नीचे मेजर करने हैं वो हम नेगेटिव लेंगे, ओके। तो ये तीन हमारे पास साइन कन्वेंशन के रूल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास, मतलब तुम कह सकते हो कि चार तुम्हारे पास रे डायग्राम के रूल है एंड तीन साइन कन्वेंशन के। इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले कि ये मिरर फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। ये तुमने अपना पढ़ा हुआ है, यहाँ तक का जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना, ये तुमने अपने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। उसमें भी तुम्हें चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और मिरर फॉर्मूला भी तुमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था, वो 1/v + 1/u = 1/r। लेकिन यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा देखेंगे कि वो निकल के कैसे आता है। तो उसको देखने के लिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाई है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो, इसको हमने ऑब्जेक्ट से डिनोट किया है, और ये कनकेव मिरर है।
तो एक लाइट रे हम क्या करते हैं, इस तरह से लेते हैं हम, और वो रिफ्लेक्शन के बाद मान लो किसी इस पॉइंट से पास कर गई, तो इस पॉइंट के ऊपर जहां पर ये रे इंसिडेंट हो रही थी, वहां से अगर मैं एक नॉर्मल खींचूं तो वो पक्की बात है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होएगा, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो अगर हम स्फीयर की बात करें, या अगर सिंपल समझना है तो तुम सर्कल से समझ सकते हो कि सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाए, तो टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन होती है अगर तुम बनाओगे, तो वो पक्की बात है कि सेंटर से पास करेगी, उस सर्कल के सेंटर से पास करेगी, जो कि रेडियस होता है उस केस के अंदर। सेम वे स्फीयर में भी वही रूल अप्लाई होता है। मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, तो वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक लाइट इंसिडेंट हुई है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, उसी को तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंड ये वाला जो एंगल हो जाएगा, इधर जो आर लिख रखा है, तो मैं अपनी कॉपी में ठीक तरह से दिखाई दे जाएगा। तो ये जो एंगल आर है, दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो जो एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आ जाएगा अपने पास इस तरह से। एक रे तो हमने ये बनाई हुई है, और एक रे हम क्या करेंगे कि सीधी लेंगे इस तरह से। तो जो सीधी ले रहेंगे, तो इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो उसका एंगल तो जीरो होगा, तो फिर अगर जीरो एंगल पर इंसिडेंट हुए तो जीरो पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बल्कि बिल्कुल सीधी पीछे बैक आ जाएगी वो। तो वो दोनों रे देखो, ये वाली जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है इधर को, एंड जो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके पीछे आएगी, वो दोनों रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जिसको हमने आई नाम दे रखा है, मतलब दिस पॉइंट इज द इमेज। तो ये इमेज बन जाएगी। अब एक तुमने मेथड याद रखना है, उसी मेथड के अकॉर्डिंग ना पूरे के पूरे ऑप्टिक्स में जो भी डेरिवेशन होंगी हम उनको कर लेंगे। तो वो मेथड क्या है, वो मेथड यही है कि जो वाली भी रे तुम ऑब्जेक्ट से लोगे, वो जो रे होएगी जो हम ऑब्जेक्ट से लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल होएगा, उस एंगल को हम अल्फा बोल देंगे। इसी तरह से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रे आ रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम बीटा लिखेंगे। एंड जो नॉर्मल होता है, वो जितना एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उस एंगल को हम थीटा लिख देंगे। तो ये एक एंगल अल्फा हो गया, एक बीटा, एक थीटा। तो ये तीन एंगल तो पक्का ही दिमाग में रखने हैं। एंड बाकी आई एंगल, आर एंगल तो तुम्हें पता लग ही गया वो क्या होते हैं, है ना। ये यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, इसको देखो नीचे यू से डिनोट कर रखा है। इसी तरह सेंटर का पोल से डिस्टेंस, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज द रेडियस। एंड इमेज का पोल से, दैट इज द डिस्टेंस इज वी, उसको वी से लिख रखा है। तो अगर हम अब इस ट्रायंगल में बात करें, ये जो ओ एल सी ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये एक एंगल अल्फा है, एक एंगल आई है। तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो हम जानते हैं कि थीटा के इक्वल होगा। ये तुमने अपने 9th एंड 10th क्लास में पढ़ी होगी दिस प्रॉपर्टी, कि जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है बेसिकली, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो थीटा एंगल अल्फा प्लस आई के इक्वल हो गया। तो यहां से तुमने क्या करना है, अल्फा को बाहर निकालना है। तो अल्फा को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा माइनस आई। तो ये आ जाएगा इस ट्रायंगल से। इसी तरह अब तुमने सी एल आई इस ट्रायंगल में देखना है, तो इस ट्रायंगल में भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी कि जो बीटा एंगल होएगा वो हमारे पास थीटा प्लस आर के इक्वल आ जाएगा। तो बीटा एंगल कितने इक्वल आ गया, थीटा प्लस आर, अगेन बाय सेम प्रॉपर्टी कि जो बाहर वाला एंगल होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये तुम अपनी कॉपी में देख सकते हो, तुम्हें कॉपी में फिगर्स ठीक तरह से साफ दिखाई दे रही होगी, तो उससे तुम समझ सकते हो इसको। तो ये आ जाएगा अपने पास। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो अल्फा हमने निकाला था, इस क्वेश्चन को पहला नाम दिया हुआ है, बीटा वाली को दूसरा। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर देंगे, राइट में राइट। तो जैसे ऐड करेंगे तो ये अपने पास एक यहाँ से निकल के आ जाएगा।
लेकिन हम जानते हैं कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, इसलिए माइनस आई प्लस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई एंगल आर के इक्वल है ना, ये वाला जो एंगल आई था और ये आर था, ये तो दोनों इक्वल है, तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास इतना निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा एंड थीटा 2 थीटा हो जाएगा। आगे हमने कहना है कि रेज क्या होती है, पैराक्सियल होती है। पैराक्सियल मतलब कि सारे के सारे जो एंगल हमने यहाँ पर ज्यूम किए हैं ना, ये बहुत स्मॉल है, इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो इसके केस में फिर हमारे पास क्या होएगा, जो थीटा एंगल होएगा, मतलब कोई भी अगर एंगल थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो वो अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा के इक्वल होता है, एंड दैट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द टैन थीटा। मतलब थीटा साइन थीटा के इक्वल निकल के आ जाता है, एंड साइन थीटा टैन थीटा के इक्वल होता है। ओके, तो मतलब तुम कह सकते हो कि थीटा टैन थीटा के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है अगर एंगल स्मॉल है। तो मैथ्स में भी आई थिंक तुम ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जरूर यूज़ कर रहे होगे, लेकिन इसमें तो तुम्हें चैप्टर में बहुत बार यूज़ होएगा ये। तो इसलिए मेरे पास जो अल्फा एंगल है इसको हम टैन अल्फा लिख देते हैं क्योंकि एंगल स्मॉल है, और बीटा को हम टैन बीटा लिख देते हैं, एंड थीटा को टैन थीटा। उसके बाद जो टैन अल्फा है तुमने इस फिगर में देखना है क्या है, तो टैन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो एल है इससे परपेंडिकुलर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ड्रॉप करेंगे, तो एक पॉइंट हमने बना लिया एम। तो टैन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर एल एम डिवाइडेड बाई ओ एम। तो यही हमने लिखा है, टैन अल्फा किसके इक्वल आ गया, एल एम डिवाइडेड बाई ओ एम। ओके, लेकिन ये जो एम पॉइंट है ना, ये पी के बहुत पास है। रीजन फिर से वही है कि रेज पैराक्सियल है, मतलब ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो m की जगह पर हम p डाल देंगे। ओके, तो हमारे पास जहाँ पर OM था उसकी जगह पर हम OP लिख देंगे। तो यहीं पे लिखा हुआ है जहाँ पर OM है वहाँ पर OP, मतलब m की जगह पर p लिख दिया क्योंकि डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ओके, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल थी LIM, इसके अंदर भी हम tan बीटा लिखेंगे, तो वो लिख देंगे LM डिवाइडेड बाई IM। तो LM डिवाइडेड बाई IM जैसे लिखा गया तो ये tan बीटा आ गया। लेकिन वही बात है कि जो m पॉइंट है वो तो p के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है, तो mi इसलिए i p के इक्वल ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास। उसके बाद tan थीटा लिख देना है। tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा एल सी पी ट्रायंगल से, दिस इज द एल पी डिवाइडेड बाई सी एम, तो tan थीटा आ जाएगा। लेकिन सी एम उतना ही है जितना सी पी है, तो इसलिए एल पी डिवाइडेड बाई सी पी आ गया। तो सी पी आ गया नीचे, दिस इज द एल पी हेयर, एक सेकेंड, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, एल एम है ना, एल एम लिखना था, सॉरी, एल एम डिवाइडेड बाई सी पी। तो ठीक है, ठीक लिखा हुआ है, एल एम डिवाइडेड बाई सी पी। तो ये अपने पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। जो टैन अल्फा है, ओके, यहाँ पर लिख रखा है उसने टैन अल्फा, टैन बीटा एंड टैन थीटा, इन तीनों को हमने क्या करना है, यहाँ पर भर देना है इक्वेशन नंबर 3 में, सॉरी दिस वन इक्वेशन नंबर 4, इसके अंदर तीनों की तीनों वैल्यूज डाल देंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास कैंसिलेशन के बाद आंसर निकल के आ जाएगा। तो आगे वैल्यूज डालने के बाद तुम्हारे पास इस तरह से आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा ये, एंड इसमें तुम एल एम कॉमन ले सकते हो, तो दोनों साइड से वो कैंसिल हो जाएगा। फिर जो OP है एंड IP है, ये तुम देख सकते हो पीछे फिगर में कि इसकी वैल्यू U है OP की, एंड IP की वैल्यू V है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कुछ साइंस भी लगा रहे हैं हम माइनस के। ओके, CP की जो वैल्यू है दैट इज R, लेकिन हमने माइनस का साइन लगाया है, तो इस वजह से क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन को यूज़ कर रहे हैं। तो जो साइन कन्वेंशन होती है वो तुम्हें बताया गया है कि जो भी डिस्टेंस हम पोल से रे के ऑपोजिट मेजर करेंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसी वजह से नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये U डिस्टेंस था जो वो पोल से लेफ्ट साइड था, सिंपल अगर हम समझे, इस वजह से नेगेटिव आ जाएगा। V भी इसी वजह से, R भी इसी वजह से, तो वो नेगेटिव हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। तो लेकिन ये जो 2/r होता है इसको हम एक वैल्यू का नाम दे देते हैं, डेट इज 1/f, मतलब f इज इक्वल टू r/2। जो r/2 है इसकी वैल्यू f होती है, इस वजह से 2/r को हम 1/f लिख देंगे, और ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला का रिजल्ट आ जाएगा कि 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू द 1/f। ओके, तो u v f हमारे पास साइन कन्वेंशन है, तो ये तुमने इसका ध्यान रखना है। मतलब जब भी हम इस फॉर्मूले से कोई आंसर निकालेंगे तो
वो निकालते समय जब वैल्यू डालनी है तो वो विद साइन कन्वेंशन डालनी है। मतलब अगर यू नेगेटिव है तो नेगेटिव डालेंगे। ओके, तो मान लो तुम्हें यू निकालना हो, वी पता हो या एफ पता हो, तो वो फिर हमने वी को क्या डालना है, विद साइन कन्वेंशन। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ तक।